हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमकेजेसी। और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इनका और क्या अल्टरनेट नेम है? These are also known as the contraceptive methods. क्या होते हैं contraceptives? contraceptive method कह लीजिए या contraceptives क्या होते हैं? वो methods या वो devices या वो practices जो हम लोग use करते हैं to avoid unwanted pregnancy. तो methods और devices used to prevent unwanted प्रेगनेंसी, उनको हम क्या बोलते हैं? दोज मेथड्स और डिवाइसेस और प्रैक्टिसेस आर नोन एज दी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। किस चीज के लिए यूज करते हैं? फैमिली प्लानिंग के लिए। वही बहुत इफेक्टिव है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है तो फैमिली को थोड़ा सा हमें श्रिंक करके रखना है ना। एक या दो बच्चे बहुत है फैमिली में। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, है ना, कल वाले स्लोगन्स हमारे लास्ट लेक्चर के। तो फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे इफेक्टिव जो तरीके हैं वो यही हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अब कॉन्ट्रासेप्टिव आज के टाइम में मार्केट में इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं। नॉट ओनली इन मार्केट, कुछ आपको डॉक्टर के पास जाके भी इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं बॉडी के अंदर। इंस्टॉल नहीं बोलना चाहिए, इंसर्ट या जो भी है इंट्रोड्यूस। तो इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से कौन सा चुना जाए, कौन सा अच्छा है, कौन सा सबसे बढ़िया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को एक अच्छा या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें खास बात होनी चाहिए कि हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव को चुने और उसको यूज करें फॉर फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट शुड बी इजीली अवेलेबल। भैया बड़े इजीली है, हमारे आसपास मिल जाना चाहिए। ऐसा ना हो जी हमें मंगल ग्रह पे उड़ के जाना पड़ रहा है, जस्ट जॉकिंग। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि भैया हमें सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आनी पड़ रही है। इट शुड बी इजी टू यूज विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उसके अलावा एक और बड़ी बात, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर महंगा होगा तो कौन यूज करेगा? चलने दो काम, हम नहीं यूज करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। उसके अलावा एक और बड़ी बात, एनसीईआरटी ने ये तो लिखे हैं एक ही लाइन में, उसके बाद क्या लिखा है? कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो हमारी सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर ना करे। गॉट इट? तो शुड नॉट interfere in sexual drive, desire और सेक्सुअल एक्ट। ये सब जब आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, जब ये टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, तो यही सब कुछ हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है पहले पैराग्राफ के अंदर कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं। वो सारे डिवाइसेस, मेथड्स या प्रैक्टिसेस जो हम यूज करते हैं टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कभी हमें बच्चों के बीच में स्पेसिंग चाहिए कि भैया एक बेबी आ गया घर में, भी 3-4 साल तक दूसरी डिलीवरी या दूसरी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो द कपल में यूज वन और टू ऑफ दीज, जो भी उनको सुटेबल लगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं आज हम उनके बारे में नॉलेज लेंगे, और एक आइडियल अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, जैसे कि वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे हो वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि यूज कर रहे हैं, उसके यूज करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो गई, पर वो लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव हम
जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो नहीं है, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जो ऐसे हैं, तो उसके लिए लिख लीजिए इट शुड बी इफेक्टिव। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, जिस काम के लिए उसको यूज किया जा रहा है, उस काम को करने में वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये सब बड़ी नॉर्मल बातें हैं, लिख सकते हैं हम लोग, और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे यूज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेसिकली हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड्स की बात करूं तो बेटा मैं तो इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करूंगी इनटू टू, दैट इज दी टेम्परेरी मेथड्स। अब टेम्परेरी मेथड से मुझे एक और प्रॉपर्टी याद आई, एक और कैरेक्टर याद आया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए ना, रिवर्सिबल भी होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं है कि रीयूजेबल, चलो रीयूजेबल हुआ दैट इज अनदर थिंग। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जब तक इस्तेमाल कर रहे हो तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी हो तो इनका यूज डिसकंटिन्यू कर दो। जैसे ही इनका यूज डिसकंटिन्यू करेंगे दोबारा से प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया तो चल भाई टाइम खत्म काम, दोबारा प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना। तो रिवर्सिबल मेथड्स हैं कि जब तक यूज करेंगे तब तक प्रेगनेंसी अवॉइड होगी, और जैसे ही इनको डिसकंटिन्यू कर देंगे उसके बाद प्रेगनेंसी में बी अचीव्ड। तो टेम्परेरी मेथड्स, और सेकंड जो कैटेगरी आती है बेटा उनको हम बोलते हैं परमानेंट मेथड्स। अब टेम्परेरी मेथड्स कौन कौन से हैं? टेम्परेरी नाम से ही पता चल रहे हैं, टेम्परेरी है कि भैया जब तक इस्तेमाल करोगे तब तक ठीक है, नहीं तो बस। तो टेम्परेरी मेथड्स के अंडर बेटा हमारे पास आ जाते हैं, एक तो आ गए हमारे पास नेचुरल मेथड्स, है ना, अभी इनको करेंगे डिटेल में, भी सिर्फ नेम लिख लेते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं बेटा बैरियर मेथड्स। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं केमिकल मेथड्स। एक हमारे पास आ जाते हैं आईयूडीज, जिनको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स वगैरह आती हैं जिसमें माला डी, सहेली, है ना। उसके अलावा हमारे पास आ गए इम्प्लांट्स, हॉर्मोनल इम्प्लांट्स एंड इंजर्शंस। उसके हाँ, ये तो हो गए सभी के सभी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब आप समझ ही गए, जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक प्रेगनेंसी विल बी अवॉइडेड, जैसे ही डिसकंटिन्यू कर देंगे वैसे ही प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड अगेन। फिर आ गए बेटा हमारे पास परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड क्या है? दीज आर एक्चुअली द सर्जिकल मेथड्स। कैसे हैं ये? सर्जरी के थ्रू अचीव की जा सकती है अवॉइडेंस फ्रॉम दी प्रेगनेंसी। और वो कौन है? फीमेल्स के लिए है बेटा ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स के लिए यहाँ पे जो मेथड है सर्जिकल मेथड, दैट इज वैसेक्टोमी। तो ये वो है, इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं? अगर एक बार ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी करवा ली तो दोबारा से प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। मतलब अब आप इसको, दीज आर इरिवर्सिबल मेथड, आई मस्ट से। ये कैसे हैं? इरिवर्सिबल है, इसीलिए परमानेंट मेथड है, कि अगर एक बार फैलोपियन ट्यूब्स सील करवा दी या वास डिफरेंस सील करवा दिया, उसके बाद दोबारा से कभी भी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को नहीं अचीव किया जा सकता। तो दीज आर जो परमानेंट मेथड्स हैं, दीज आर इरिवर्सिबल मेथड। और जितने भी टेम्परेरी मेथड्स हैं, दीज आर रिवर्सिबल मेथड्स, कि जब तक यूज कर रहे हो तब तक प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा टेम्परेरी मेथड में स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल मेथड्स। अब नेचुरल मेथड क्या है? टेम्परेरी है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब नेचुरल मेथड से आपको और क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी भी टाइप के किसी भी डिवाइस का यूज नहीं होगा, कोई केमिकल इनटेक नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नेचुरल अपनी बुद्धि का यूज करके कुछ लोग जो है ट्राई टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। और वो कैसे? नेचुरल मेथड्स हमारे पास बेटा 3 तरीके के होते हैं, पर इनका थोड़ा सा ना बेटा फेलियर रेट ज्यादा रहता है, रेट ऑफ रिलायबिलिटी इनका लेस रहता है। सबसे पहला जो इसमें आता है दैट इज पीरियोडिक
एब्स्टिनेंस, या इसी का एक और नेम बताएं, इसी को बोलते हैं हम रिदम मेथड, या इसी का एक और नेम होता है दैट इज नोन एज क्या, कैलेंडर मेथड। तो 3 नेम है इसके, या तो इसको बोलिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या इसको कह सकते हैं रिदम मेथड, या इसको कह सकते हैं कैलेंडर मेथड। इसके नेम से ही पता चल रहा है क्या, कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल। पहले लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन, है ना। एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, या जिसको हम लिख सकते हैं कोइटस, ड्यूरिंग fertile period of the female partner। और ये फर्टाइल पीरियड कितने डेज का होता है, 10th to 17th डे, 10th to 17th डे। अब इसमें क्या है, देखो ये है नेचुरल मेथड, मैं बार बार बता रही हूँ, इसमें क्या है, नो डिवाइस इज यूज्ड, है ना। तो फेलियर रेट हाई, इनका जो फेलियर रेट है वो हाई रहता है, विद लो रिलायबिलिटी, बट दीज आर सेफ टू यूज, क्योंकि आप कुछ भी बाहर से यूज नहीं करें, नेचुरली प्रेगनेंसी को रोकने का काम किया जा रहा है। कैसे, कोई भी कपल है अगर वो इस मेथड को अडॉप्ट करता है तो उसमें वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फर्स्ट डे, वहां से वो देख लेता है कि 10th से और 17th डे के बीच का ये जो पीरियड है ना, इसको बोला जाता है फीमेल का फर्टाइल पीरियड, कि उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना है। देयर शुड बी नो कोइटस ड्यूरिंग दिस फर्टाइल पीरियड। और ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है, तभी मैंने 10 to 17 नहीं लिखा, 10th to 17th डे। सपोज कीजिए एक फीमेल है बेटा, उसका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो है 28 डे का, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या हुआ, जल्दी से बताओ। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डेज में से ल्यूटियल डेज माइनस कर दो जो फिक्स्ड होते हैं 14, 28 माइनस 14, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या हो गया, 14th डे। तो 14th डे पे क्या हो गई, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, एग कहाँ पे आ चुका है, एम्पुला के अंदर, मतलब सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पे प्रेजेंट है, एम्पुला के अंदर। और हमें इतना पता है कि ये जो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है ना, ये 1-2 दिन, क्योंकि साइकिल हम मान के चल रहे हैं 28 डे का, 1-2 दिन ऊपर नीचे रिस्क फैक्टर चलता रहता है। तो सपोज कीजिए ये है हमारे पास 14th डे, तो ये ओव्यूलेशन 2 दिन पहले भी हो सकती है 12th को भी, और ये 2 दिन बाद भी हो सकती है। तो 14 से 2 दिन इधर 2 दिन इधर, है ना, हो सकती है ना 2 दिन पहले या बाद में, ठीक है मैम, ओके। और क्या हो सकता है, अब सपोज करो ओव्यूलेशन हुई है 12th डे पे, है ना, और उससे 1 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया गया या 2 दिन पहले, तो हमें पता है कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 48 आवर्स तक सरवाइव कर सकता है। तो अगर 2 दिन पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, से ऑन 10th, तब भी स्पर्म 2 डेज के लिए सरवाइव कर सकता है। 12th को अगर ओव्यूलेशन हो गई तो स्पर्म और एग की मीटिंग हो जाएगी, जिसको हमें रोकना है। तो 10th डे से हम स्टार्ट करेंगे कि सेफ पीरियड स्टार्ट हो गया, 10th डे से पहले इंटरकोर्स किया जा सकता है मेंस्ट्रुअल डे से, और उसके 10th के बाद रिस्क पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही 16, सपोज करो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ 16 डे पे, लेकिन एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर 24 आवर तक सरवाइव कर सकता है बड़ा इफेक्टिवली। तो 17 डे तक चांस है कि अगर 17th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म पहुंच गया कहाँ तक, oocyte तक, क्योंकि oocyte अगर 16 डे पे भी ओव्यूलेशन हुआ है ना बेटा, 1 दिन तो वो मजे से सरवाइव करेगी, उसके बाद फिर वो क्या हो जाती है, वो रिसेप्टिव नहीं होती फीमेल, मतलब वो सेकेंडरी oocyte, वो उसके बाद डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देती है और उसकी स्पर्म को फर्टिलाइज करने ही नहीं देगी खुद को। तो उस हम अगर 16 डे पे भी ओव्यूलेशन हुआ है तो 24 आवर तक तो सेकेंडरी oocyte एक्टिव है, और 24 आवर का मतलब 17th डे, और 17th डे पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, स्पर्म पहुंच जाएगा, सेकेंडरी oocyte अभी तक जिंदा बैठी हुई है, जीवित बैठी हुई है, तो अगेन चांसेस हैं
किस चीज़ के, फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये वो विंडो हो गई कौन सी, 10 to 17 डे की, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। या कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल से 6 डे बिफोर एंड 6 डे आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सेफ पीरियड फॉर क्वाइटस। क्वाइटस बोले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इन डेज को छोड़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल से डे ऑफ ब्लीडिंग होता है डे 1, तो वहां से ब्लीडिंग बंद हो गई 4-5 दिन के बाद, उसके बाद 4-5 डेज, मतलब 6 डेज बिफोर, अप्रोक्सीमेटली 4-5 और 6 डेज आफ्टर। तो ये 10 to 17th डे की ये जो विंडो होती है ना, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल। तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो देयर विल बी ऑलमोस्ट 0 चांसेस कि प्रेगनेंसी हो। लेकिन बेटा साइकिल कभी फिक्स्ड नहीं होता। किसी में अगर बिल्कुल ही वो शार्प है कि हाँ ऑलवेज, जैसे हमारा 30 डे का, तो हर महीने 30 फिक्स 30 डे का ही साइकिल है, तब ये रिस्क लिए जा सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा रिस्की प्रोसेस है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी के चांसेस ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 20% और फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 80% हैं। दूसरा मेथड बेटा हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस, और इसी का दूसरा नेम है बेटा विदड्रॉल विड्रॉल मेथड। अब देखो इसके भी नेम से समझ गए होंगे आप क्या करना है। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, विड्रॉल ऑफ पेनिस, चलो ऐसे लिख लो, पेनिस इज विड्रॉड, क्या हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए आप, विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। है ना, एक ही लाइन ऐसी लिखो कि एक बारी में समझ आ जाए, इसलिए मैंने उसको इरेज करके दोबारा एक इफेक्टिव वे में लिख लिया कि विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन, कि जब ऑर्गेस्म तक मेल पहुंच चुका है तो वहां पे अब लास्ट मोमेंट क्या होगा, इजैक्यूलेशन का होगा। तो इजैक्यूलेशन के टाइम पे अपनी पेनिस को बाहर निकाल लेना फीमेल के वेजाइना से। इस मेथड को हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। यहाँ पे भी रिस्क है क्या मैम, बिल्कुल है बेटा, यहाँ पे 2 रिस्क हैं। नंबर 1, अगर टाइमिंग गड़बड़ा गई, अगर टाइमिंग गड़बड़ा गई, सोच के देखो, इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस इन द लैप्स ऑफ टाइम, तो एक तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है टाइमिंग का, है ना, इफेक्टिव टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो इफेक्टिव टाइमिंग है कि जब तक मेल अगर विड्रॉ करना चाह रहा है अपनी पेनिस को और उस टाइम पे इजैक्यूलेशन हो गई और वो विड्रॉ कर ही नहीं पाया, तो इफेक्टिव टाइमिंग अगर गलत हो गया, या दूसरा सपोज वो सक्सेसफुल हो भी गया, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो क्या प्रॉब्लम है, प्री सीमेन। प्री सीमेन समझ गए, कॉपर्स ग्लैंड से जो सिक्रीशन आता है म्यूकस का, किस चीज के लिए, ल्यूब्रिकेट करता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मतलब दोनों के दोनों ऑर्गन्स के मूवमेंट को एक तरह से ल्यूब्रिकेट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। और वो कहाँ से सीक्रेट होता है, म्यूकस फ्रॉम द कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उस सिक्रीशन के अंदर वो प्री सीमन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है पेनिस से, सिर्फ ल्यूब्रिकेटिंग समझते हैं उसको लोग कि वो ल्यूब्रिकेशन के लिए रिलीज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी देयर आर प्रेजेंट सेवरल स्पर्म्स। अगर वो स्पर्म फर्टिलाइज कर गए वो साइट को, तो देयर इज चांसेस कि एक तो प्री सीमन के अंदर, प्री सीमन ऑल्सो कंटेन्स स्पर्म्स। तो आप लास्ट की इजैक्यूलेशन के तो अवॉइड कर पा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो प्री सीमेन आ गया, जो प्री सेमाइनल फ्लूइड भी जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर भी क्या होते हैं, स्पर्म आते हैं, अगर यहाँ पे फेलियर हो गया तो इसीलिए ये भी लेस रिलायबल है। और इसी में नेचुरल मेथड में तीसरा मेथड जो हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज नोन एज लैक्टेशनल एमीनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब समझते हो ना, ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेशनल का मतलब क्या है, जब तक मदर क्या कर रही है, बेबी को ब्रेस्ट फीड। अमीनोरिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
जब तक मदर बेबी को फीड करवा रही है, लेकिन वो बड़ा विगरसली फीड होना चाहिए। कौन सा फीड? पोस्ट पार्चुरेशन वाला, मतलब 1st to 6th तक जो बेबी होता है वो सिर्फ अपनी मदर की फीड पे ही डिपेंड होता है। सबको पता है पहले 6 महीने बच्चा सिर्फ दूध पीता है अपनी माँ का, उसके बाद ही उसको जो है बाकी की डाइट्स थोड़ी 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 देना स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं ना ऑफ ऑफ विगरस ब्रेस्ट फीडिंग, इस टाइम पे क्या होता है बेटा, मदर की बॉडी में, मतलब फीमेल की बॉडी में, क्योंकि क्या होना चाहिए, बच्चा तो इसी पे फीड कर रहा है, तो कितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होगा, और वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फीमेल बॉडी के अंदर जो है प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ना, उसके लेवल्स बहुत हाई होते हैं। प्रोलैक्टिन के लेवल क्या होते हैं? हाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बेबी फीड कर पा रहा है। और क्योंकि पहले 6 मंथ वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही डिपेंड है, तो दबा के दूध बनेगा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। और किसकी वजह से बनेगा? प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अब क्या करता है, यू ऑल नो, जिसको अगर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ गया, हार्मोन्स का गेम अगर जो पीछे हमने समझा था अगर वो समझ आ गया, तो उसको 1 मिनट में समझ आ जाएगा जो मैं अभी बोल रही हूँ। जब प्रोलैक्टिन के लेवल हाई होते हैं ना, तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस मेरे पास कम बचा है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब भाई पिट्यूटरी ऐसा कर क्या कर रही है कि इसको नेगेटिव फीडबैक दी जा रही है? ये नेगेटिव फीडबैक दी जा रही है किसके लिए? कि जो एफएसएच है और जो एलएच है, भाई उनके लेवल्स को डाउन रखा जाए। जब तक प्रोलैक्टिन पिक्चर में है ना बेटा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा कि प्लीज इन दो को रिलीज मत करो। इनके लेवल लो रहेंगे जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, एफएसएच और एलएच का लेवल लो रहता है। और एफएसएच क्या होता है और एलएच क्या होता है? एफएसएच क्या करवाता है? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। फॉलिकल मैच्योर किसकी वजह से होता है? एफएसएच की वजह से। और मैच्योर फॉलिकल में क्या होता है? सेकेंडरी वो साइट वो निकलता किसकी वजह से, रिलीज किसकी वजह से होता है? एलएच की वजह से, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो अगर इनके लेवल डाउन है तो एफएसएच की वजह से फॉलिकल डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि एफएसएच के लेवल तो डाउन कर दिए किसने? प्रोलैक्टिन ने। कैसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला मैं अभी हाई पे चल रहा हूँ, इनको लो रखो। इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो जब एफएसएच लो है, लो एफएसएच की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? नो फॉलिक्यूलर डिवेलपमेंट, नो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स नहीं डेवलप होंगे। और एलएच के लो लेवल की वजह से क्या होगा? नो ओव्यूलेशन। सपोज करो अगर डेवलप हो भी गए किसी वजह से फॉलिकल, तो उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एलएच नहीं है। तो लो एफएसएच और लो एलएच लेवल की वजह से क्या होगा? ना तो सेकेंडरी ना वो साइट बनेगा, मतलब फॉलिकल डेवलप ही नहीं हुआ, मैच्योर ही नहीं हुआ। और दूसरा अगर हो भी जाता तो ओव्यूलेशन का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ओव्यूलेशन करवाने वाला जो हार्मोन है दैट इज एलएच, उसी के लेवल इतने लो हुए पड़े हैं कि वो ओव्यूलेशन करवा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी वो साइट मतलब एग है ही नहीं, तो स्पर्म किसके साथ फ्यूजन करेगा जाके? समझ रहे हो? तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड ये है। लेकिन ये सिर्फ इफेक्टिव कब है? 1st to 6 मंथ के लिए, उसके बाद नहीं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बेबी बाहर से भी फीड लेने लग जाता है, तो उतना ज्यादा मदर के ऊपर डिपेंड नहीं है फीड के लिए। तो प्रोलैक्टिन के लेवल, मिल्क का जो सिक्रीशन है और प्रोडक्शन वैसे भी धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसके लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एफएसएच एलएच अप या डाउन जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में भी मैं इसकी रिलायबिलिटी को कहूंगी कि ये 100% श्योर मेथड नहीं है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल, देखो बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, हमें पता है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी फीमेल। कुछ फीमेल में पार्चुरेशन के मतलब पोस्टपार्टम के एग्जैक्टली 40 डेज के बाद फर्स्ट साइकिल आ जाता है। मतलब या फर्स्ट साइकिल नहीं भी आए, मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जब तक लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तब तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। कहाँ से होगा? ये देखो फॉलिकल ही नहीं बना, फॉलिकल नहीं बना और ओव्यूलेशन ही नहीं हुई है। जब हुई नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से चलेगा? समझ रहे हो ना बात को? तो वो किस वजह से नहीं हो रहा था? क्योंकि प्रोलैक्टिन के लेवल हाई थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ फीमेल्स के अंदर, मैंने क्या कहा, ये बात ट्रू नहीं है। कुछ फीमेल्स के अंदर एग्जैक्टली 1 मंथ और 2 मंथ के बाद जो है प्रोलैक्टिन के लेवल या एफएसएच के लेवल अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में देयर आर चांसेस कि बेशक मेंस्ट्रुएशन ना हो, लेकिन
मेंस्ट्रुएशन मतलब स्टार्ट हो जाए उनके अंदर एफएसएच एलएच के हाई और लो लेवल की वजह से शूट भी कर सकते हैं ये लेवल, तो फॉलिकल बन जाएगा, फॉलिकल बन गया तो सेकेंडरी वो साइट आएगी और उस वक्त अगर इंटरकोर्स हो गया देयर विल बी 100% चांसेस की प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दीज ऑल आर नॉट रिलायबल मेथड। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं बेटा, कौन कौन से? ये है सारे के सारे नेचुरल, जिसमें कोई डिवाइस बाहर से यूज नहीं किया गया, सिर्फ इंसान अपनी चतुर बुद्धि का यूज करके सोचता है कि किसी तरह प्रेगनेंसी से बचा जाए। तो एक तरीका ये है जो बहुत पुराने टाइम से, बड़े पुराने लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इस चीज पे रिलाई करके बैठे रहते थे कि हाँ ये फर्टाइल पीरियड है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, तो इसलिए इसको कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड समझ गए ना, क्यों? सेक्सुअल इंटरकोर्स से और 10th से और 17 डे, या ऐसे कह लीजिए 6 डेज बिफोर एंड 6 डेज आफ्टर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। या इसमें एक और तरीका होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा वेरी करता है, और उसके अलावा म्यूकस की जो आप कह सकते हो कि विस्कोसिटी की, म्यूकस स्लिपरी है, स्लाइमी है, या वो थिक है, उससे भी पता लगा सकते हैं कि फर्टाइल पीरियड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, इट इज नॉट 100% रिलायबल। सेम हियर, ये जो प्री सेमाइनल फ्लूइड है ये स्पर्म कैरी कर सकता है, और इसमें भी देयर इज सम प्रॉब्लम कि हर फीमेल के अंदर दिस डजंट होल्ड ट्रू। तो ये तो हो गई बेटा नेचुरल मेथड। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इनका फेलियर रेट बहुत हाई है, तो इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स कौन से हैं? बैरियर मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। क्यों है? क्योंकि ये किस चीज पे काम कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल है इनका? प्रिंसिपल सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का एक ही है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं होने देना, टू प्रिवेंट दी मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म और एग ना दोनों मीट कर पाए, दोनों फ्यूज ना कर पाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बैरियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके रास्ते में। वो रास्ता जिसपे वो दोनों मिल सकते हैं, बीच में एक बैरियर डाल दो, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। इट इज हाईली रिलायबल। पहले इसके बारे में लिख लीजिए, दिस मेथड इज हाईली रिलायबल। इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते हैं यहाँ पे भी लेकिन कम होते हैं, वो मैं साथ में बता दूंगी किस कंडीशन में। तो हाईली रिलायबल है। उसके अलावा बहुत बढ़िया मेथड भी है, क्यों? इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है, और वो एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है? प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीआई। हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है एसटीआई। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, या इन्फेक्शन कह लीजिए, एंड एड्स ऑल्सो। किसी एक पर्सन के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअली मतलब किसी भी डिजीज का, कोई भी गोनेट से रिलेटेड अगर कोई भी एसटीडी, गोनोरिया वगैरह, या इस तरह का कोई भी अगर बैठा हुआ है पॉजिटिव एजेंट, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जब दो बॉडी के फ्लूइड्स कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, तो वो जो पॉजिटिव एजेंट है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अगर दोनों बॉडी के फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में है, तो फ्लूइड्स के थ्रू वो जा सकता है पॉजिटिव एजेंट फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी, और फ्रॉम द फीमेल बॉडी टू द मेल बॉडी। तो वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर या चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं अगर हम यूज करें बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड हमारे पास कितने टाइप के हैं? बैरियर मेथड्स हैं बेटा हमारे पास, सबसे पहला जो बैरियर मेथड आता है, दीज आर दी कॉन्डोम्स, है ना, वी ऑल नो अबाउट दी कॉन्डोम्स। दूसरा मेथड आ जाता है हमारे पास डायाफ्राम। तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है वॉल्ट्स। और क्या आ जाता है, सर्वी, इसको लिख लीजिए सर्विकल वॉल्ट्स। या वॉल्ट्स भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आ जाता है सर्विकल कैप्स, सर्विकल या वेजाइनल कैप। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, एक तरह का मैकेनिकल बैरियर प्रोड्यूस करते हैं इन दी वे ऑफ स्पर्म एंड ओवा। कैसे? कॉन्डोम्स का तो सबको पता है, कॉन्डोम क्या है, इरेक्टिंग, जब पेनिस इरेक्ट हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर इसको पहना जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब मेल इसको यूज करता है, कहाँ पे? पेनिस के ऊपर इसको पहना जाता है, पेनिस को कवर कर लिया जाता है। ये किसका डायग्राम है? इट इज द मेल कॉन्डोम।
और इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है उसका नेम क्या है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर है तो हमें भी इस नेम को बात करनी पड़ेगी, दैट इज निरोध। जो गवर्नमेंट, ये मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह में वहां से तो फ्री में इनको ले सकते हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी करती है स्लम एरियाज में, इधर उधर रिमोट एरियाज में जाके, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि भैया इनको यूज करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, फैमिली प्लानिंग करो उसके लिए। तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इज द निरोध। तो दिस इज दी मेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम, और ये बने किस चीज के होते हैं? कॉन्डोम्स बेसिकली बने होते हैं बेटा या तो रबर के या लेटेक्स के। तो सपोज दिस इज दी कॉन्डम, कॉन्डम में क्या है ये देखो, सपोज, एंड दिस इज दी पेनिस। तो पेनिस के ऊपर इस कॉन्डोम को जो है पहन लिया जाता है। तो अब जब पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वेजाइना में इंसर्ट होगी, तो एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन क्या इजैकुलेशन वेजाइना में होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। सारा का सारा इजैकुलेशन कहाँ हो जाएगा? यहीं पे, इस रबर की ट्यूब के अंदर। तो जब इजैकुलेशन वेजाइना में हुआ ही नहीं, तो स्पर्म कहाँ से चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक? तो ये एक तरह का क्या बना रही है? बैरियर इन द वे ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये क्या है? दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? दिस इज द फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम। और फीमेल कॉन्डोम्स का क्या नेम होता है? इनको हम बोलते हैं बेटा फेमिडोम। क्या बोलते हैं? फेमिडोम। इसमें इसमें दो एंड्स, जैसे यहाँ पे तो एक तरफ से ये बंद है, ये भी एक तरफ से बंद होता है। ये क्या होते हैं? वेजाइना। अब जैसे वेजाइना क्या है? इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग ट्यूब। तो वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, तो पूरी वेजाइनल जो लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ये लाइन कर लेता है। और एक एंड इसका भी बंद होता है यहाँ से, वन एंड इज क्लोज्ड। तो मेल, तो ये इसको कौन यूज कर रहा है? फीमेल। दिस इज यूज्ड बाय द मेल। तो फीमेल को कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजैकुलेशन वेजाइना में हो ही नहीं सकती। और अगर फीमेल यूज कर रही है तो मेल नीड नॉट टू यूज एनीथिंग, क्योंकि फीमेल के वेजाइना के अंदर पूरी जो वेजाइना की जो कैनाल है, दिस इज दी वेजाइनल कैनाल, वो पूरी की पूरी लाइन हो गई है किससे? इस फेमिडोम से। ये लो, और ये एंड इसका क्या है? बंद है एक एंड। तो पूरे के पूरे में क्या आ गई यहाँ पे? ये रबर की या लेटेक्स का एक ट्यूब आ गई है। तो मेल की पेनिस अगर यहाँ पे एंट्री लेती भी है, तो सारे के सारे जो स्पर्म है या सीमन है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? इस कॉन्डोम के अंदर ही हो जाएगा, फेमिडोम के अंदर। बाद में इसको निकाल के फेंक दो। तो ये जितने भी बैरियर मेथड्स अभी मैं बता रही हूँ उनके बारे में एक चीज और लिख लीजिए, ऑल दीज आर डिस्पोजेबल। बेसिकली क्या होते हैं ये कॉन्डोम्स जो होते हैं ना, दीज आर नॉट रीयूजेबल, नॉट रीयूजेबल। ये एक बार यूज के बाद क्या करने पड़ते हैं? डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोजेबल है ये, तो सिंगल टाइम यूज इनका हो सकता है। अब इनमें भी हाई रिलायबिलिटी रेट है। दूसरा एक और एडवांटेज है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचा लेता है, एड्स वगैरह से भी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर घटिया क्वालिटी का, लो क्वालिटी का अगर कॉन्डोम यूज किया जा रहा है तो इट में टीयर, फट सकता है ना। और फटने के बाद फिर कहाँ जाएगा? सेमाइनल फ्लूइड इनटू द वेजाइना। देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी यहाँ पे भी हो सकती है। तो इसीलिए क्या है? ऑलवेज यूज ऑफ अ गुड ब्रांड। चलिए अब आ जाइए डायाफ्राम्स पे। डायाफ्राम्स क्या है बेटा? डायाफ्राम इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इंसर्टेड कैसे यूज करते हैं इसको? इंसर्टेड इनटू द वेजाइना अंडर सर्विक्स। जैसे ये सर्विक्स है ना बेटा, और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? अच्छा ये आ गया, ये यूटरस का नैरो पार्ट है सर्विक्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वेजाइना। तो यहाँ पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको फिक्स कर दिया जाता है ऐसे। तो डायफ्राम्स कैसे होते हैं? दीज आर दी कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के। ये भी किस चीज के बने होते हैं बेटा? ये सिलिकन का भी बना हो सकता है, ये रबर का भी बना हो सकता है, ये लेटेक्स का भी बना हो सकता है। तो ये एक तरह का, ये कौन यूज करती है? ये जो तीनों के तीनों है, ये किसके लिए बने हुए? दीज आर मेंट फॉर फीमेल्स।
डायफ्राम्स फीमेल के लिए होते हैं, सर्विकल वॉल्स भी और सर्विकल कैप्स भी। कहाँ पे लगते हैं? जो सर्विक्स है ना उसके नीचे, बस यहाँ पे इनकी ये पोजीशन, दिस इज द सर्विक्स, ये वेजाइनल कैनाल है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे इनको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गए डायफ्राम्स। अब आ जाइए आप सर्विकल कैप्स पे। कैप और डायफ्राम में क्या डिफरेंस है? डायफ्राम थोड़े बड़े होते हैं, कैप उनसे थोड़े छोटे होते हैं, ये ज्यादा देर तक इंसर्टेड रह सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ये भी क्या है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर हैं लेकिन स्मॉलर इन डायमीटर देन डायफ्राम्स। उसके बाद आ जाइए वॉल्ट्स। सर्विकल वॉल्ट्स कैसे होते हैं? देखो ये होते हैं बेटा ऐसे, इस तरह से, और इनके ऊपर टिप पे होता है एक निपल लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे, और ये है इनका रिम। ये होते हैं सर्विकल वॉल्ट्स। तो ये सारी की सारी चीजें रबर की या लेटेक्स की या सिलिकन की बनी होती हैं, और कौन यूज करती है? फीमेल्स द्वारा यूज की जाती हैं। क्यों? ये क्या कर देती हैं, एक तरह से सर्विक्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो जब इजेक्यूलेशन कहाँ होता है? यहाँ पे होता है वेजाइना में, और यहाँ पे लगा हुआ डायफ्राम या सर्विकल कैप या सर्विकल वॉल्ट, तो वो स्पर्म्स की मूवमेंट होने ही नहीं देगा, उसको जाने ही नहीं देगा, यूटरस तक ही नहीं पहुंचेगा। फेलोपियन ट्यूब तो बहुत दूर की जर्नी है उसके लिए, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा की मीटिंग को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है बाय यूज ऑफ दीज मैकेनिकल बैरियर्स। तो ये तीनों आर मेंट फॉर फीमेल्स, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक इसका मैंने बार बार कहा है कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर नेम है, तो बेटा पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल नेम याद रखना, दैट इज निरोध। ओके, बैरियर मेथड, तो इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी याद रखना, प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। उसके बाद आ जाइए बेटा केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स क्या है? केमिकल मेथड्स में हमारे पास, आपको नेम से ही पता चल रहा है, वी विल मेक यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स यूज होंगे, केमिकल्स आर यूज्ड टू किल स्पर्म्स। यहाँ पे रोकना रुकना नहीं है, बस डायरेक्टली अगर स्पर्म आ रहा है ना, जंग लड़ लो उसके साथ, मार दो उसको। केमिकल्स आर यूज्ड टू किल स्पर्म्स, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मीसाइड्स। ऐसे केमिकल्स जो स्पर्म को ही मार दे, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मीसाइड्स। और ये स्पर्मीसाइड कहाँ पे मिलते हैं, क्या होते हैं ये होती हैं बेटा कुछ स्पर्मेसाइडल फॉर्म्स हो सकती हैं, स्पर्मेसाइडल जेलीज भी होती हैं, स्पर्मेसाइडल स्पर्मेसाइडल पेस्ट्स भी होती हैं, और these are the jellies, स्पर्मेसाइडल पेस्ट, और स्पर्मेसाइडल टेबलेट्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या है? या तो किसी तरह का फोम्स या जेलीज या पेस्ट्स या टेबलेट्स। क्या नेचर है इनका? स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को ही मार देंगी। तो इनको इंजेक्ट किया जाता है इनटू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब उनके वेजाइना के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने से क्या होगा? अगर वहां पे इजैक्यूलेशन हो भी गई तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे सारे के सारे। और साथ में और चीज बताती हूँ, ये जो डायाफ्राम, सर्विकल वॉल्ट और सर्विकल कैप है ना बेटा, इनको भी अकेले नहीं यूज किया जाता, इनके साथ भी ये स्पर्मिसाइडल जेल, फोम या टेबलेट्स का यूज किया जाता है टू मेक ऑल दीज थ्री मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो इन इन तीनों को यहां पे आप लिख सकते हो, टू मेक डायाफ्राम्स, कैप्स एंड वॉल्ट्स more effective, to make use of diaphragm, cap, vault more effective, spermicidal foams, pastes, jellies are used along with।
तो इनके साथ डायफ्राम को, कैप्स को, वोल्ट को इनके साथ क्या कर दो, एक तरह से लाइनिंग कर दो, इनके साथ ग्रीसिंग कर दो उनकी, और फिर उनको यूज किया जाए तो दीज विल बी मोर इफेक्टिव इन अवॉइडिंग दी प्रेगनेंसी। अब ये जो स्पर्मेसाइडल फोम, जेलीज, पेस्ट या टेबलेट्स हैं, किस फॉर्म में मिलती हैं? दो ब्रांड्स के नेम तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। वन इज स्पॉन्ज के नाम से आता है, दैट इज टेबलेट, सॉरी टुडे, टुडे एक ये ब्रांड है, और दूसरा ब्रांड है बेटा डेल्फिन। तो इन नेम से ये मार्केट में पॉपुलर नेम से ये बिकते हैं। तो क्या है ये? स्पर्मेसाइडल जेलीज, जेली समझ रहे हो ना? पेस्ट, पेस्ट क्या हो गया? पेस्ट, या इसको क्रीम लिख लीजिए अगर पेस्ट नहीं अच्छा लग रहा तो। क्रीम्स, क्रीम है एक तरह की, जेलीज हैं, टैबलेट्स हैं या फॉर्म्स की फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। दो के मैंने नेम लिख दिए हैं, टुडे एंड डेल्फिन। इन कमर्शियल नेम से ये इजीली अवेलेबल है इन दी मार्केट। तो ये क्या हो गए हमारे केमिकल मेथड। वाई केमिकल मेथड? क्योंकि हम स्पर्मेसाइडल केमिकल्स यूज कर रहे हैं। अब आपको एक और क्यूरियोसिटी होगी, मैम एक आध कोई केमिकल तो ऐसा बता रहे थे जो स्पर्म को किल कर सकता है, नाम लिख लें उनके हम एक आध के। तो यहाँ पे नेम लिख लीजिए, लाइक सिट्रिक एसिड, एसिडिटी तो वैसे ही मार देती है स्पर्म को। उसके अलावा बोरिक एसिड, उसके अलावा लैक्टिक एसिड, उसके अलावा जिंक सल्फेट, उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट। ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकती हैं इन स्पर्मेसाइडल जेलीज की, फॉर्म्स की, पेस्ट्स की, क्रीम्स की या टेबलेट्स की। गॉट इट? तो दो मेथड हमने तीन कर लिए। एक हमने कर लिया बेटा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या थे? कोइटस इंटरप्टस या लैक्टेशनल एमिनोरिया या फिर पीरियोडिक या कैलेंडर मेथड। दूसरा हमने किया बैरियर मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्डोम्स, डायफ्राम, वॉल्ट्स और कैप्स के बारे में। तीसरा हमने पढ़े केमिकल मेथड। अब फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, और इन पे क्या लगा लो? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, इन पे नोट डाल लीजिए। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? आईयूडीज। ऑब्वियसली कहाँ पे इंप्लांट किए जाएंगे, कहाँ इंसर्ट किए जाएंगे? यूटेरस के अंदर। क्योंकि ये जो थे केमिकल्स, ये भी कहाँ डालने पड़ रहे थे? अंदर कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ रहे थे? इन दी वेजाइना, कि सर्विक्स तक पहुंच जाएं। ये भी क्या कर रहे थे? जो कॉन्डम्स वगैरह थे, ये भी सर्विक्स को एक तरह से सर्विक्स पे बैरियर लगा रहे थे एक तरह का, कि स्पर्म उसको क्रॉस करके अंदर यूटेरस तक ना जा पाए। अब ये सारा काम हो रहा था वेजाइना और सर्विक्स के लिए, ये भी। लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में अब हम कहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे अब यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर ना बेटा इस तरह के डिवाइसेस, ये एक आईयूडी है। पहले मैं आपको आईयूडीज बता देती हूँ। तीन टाइप की बेटा आईयूडीज होती हैं। एक होती हैं नॉन मेडिकेटेड, एक होती हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। दूसरी होती हैं बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और तीसरी होती हैं हमारे पास हॉर्मोनल आईयूडीज। हॉर्मोनल आईयूडीज। तो ये तीन तरीके की आईयूडीज हैं, और मैंने बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय दी कपल्स, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस चीज में है? स्पेसिंग के लिए। अगर दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए तो उसके लिए बेस्ट मेथड है टू यूज। तो नॉन मेडिकेटेड में क्या आ जाएंगी? इनका एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, ये होती हैं लिपेज लूप। लिपेज लूप कैसी होती हैं? देखो इस तरह की ना, ऐसी इस तरह की लूप होती है, और यहाँ क्या बंधा होता है? इस पे थ्रेड, धागा। इस धागे को अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है? दिस इज लीपेज लूप। और ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती है ना बेटा, दीज मे बी ऑफ मेटल और प्लास्टिक। मेटल की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। अभी नॉन मेडिकेटेड क्या है? लीपेज लूप, ये ऑब्सोलीट हो चुका है इनका यूज, इनको कोई यूज नहीं करता। एक तरह का ये बैरियर ही है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैरियर मेथड, कि इसको यूटेरस के अंदर, सपोज ये है फीमेल का यूटेरस, है ना, ये नैरो पार्ट जो यूटेरस का आ गया, दिस इज नोन एज सर्विक्स, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? वेजाइना। तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करवा दिया जाता है, और ये क्या है? इसका थ्रेड।
तो यहाँ पे जब इंसर्ट कराएंगे तो ये एक तरह का बैरियर बनाएगी इन दी वे ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म जब यहाँ से जाएगा, उसको तो बेचारे को वैसे ही रोना पड़ा हुआ, मैं कैसे भाग भाग के रेस लगा के मैं सेकेंडरी वो साइड तक पहुंचूं, तो उसके रास्ते को एक तरह से बाधित करेगा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का काम करेगा इन दी वे ऑफ स्पर्म। तो इसको हम बोलते हैं लीपेज लूप, लेकिन नवेडेज इट इज नॉट मच पॉपुलर, इट इज एन ऑब्सोलीट मेथड। दूसरा आ जाता है कॉपर रिलीजिंग, दिस इज द सुपर हिट मेथड ऑफ आईयूडीज। सुपर हिट कॉपर रिलीजिंग क्या होती है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एक ये बनाई हुई है, पहले इनका एग्जांपल लिख देती हूँ। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में एग्जांपल आ जाते हैं बेटा कॉपर टी का, एक एग्जांपल आ जाता है कॉपर 7 का, एक एग्जांपल आ जाता है मल्टी लोड 375, है ना। गन को लोड करके रखो ताकि स्पम आए तो डिश्क्यों 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 उड़ा दो सबको। तो मल्टी लोड 375, अब नेम इसका बता रहा है इट इज अ कॉपर रिलीजिंग लूप। ये है आईयूडीज। क्या है ये? इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉपर टी। इनको और क्या बोला जाता है? इनको कॉपर टी भी बोला जाता है, पॉपुलर नेम इनका। तो ऐसी होती है कॉपर टी। इसको यूटरस के अंदर इम्प्लांट करवा दिया जाता है। कहाँ पे? ये देखो, जहाँ पे जैसे लिपेज लूप था ना, इसका तो ट्रेंड अब कम हो चुका है। तो कॉपर टी को यहाँ पे ऐसे, ये यूटरस है, इसको ऐसे इम्प्लांट करवा दिया जाता है। इसके नीचे भी ये इसका थ्रेड है। तो ये कॉपर टी क्या करेगी? अब मैम ये बैरियर में काम आएगी? नहीं नहीं, बैरियर नहीं। ये क्या करती है? ये रिलीज करती है, रिलीज कॉपर आयंस। तो कॉपर आयन क्या करेंगे बेटा? ये दो काम करवाते हैं। एक, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हो? साइटोकाइंस का नंबर बढ़ा देते हैं, जो मैक्रोफेजिस को जाके सिग्नल देते हैं कि फटाफट से खा जाओ, ये कोई फॉरेन चीज है। ये इम्यून सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, अभी इम्यूनिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सारा कुछ, कि ये स्पर्म को क्या किस तरह से पेश करते हैं हमारी इम्यूनिटी के सामने, कि ये फॉरेन सेल्स हैं। जैसे बैक्टीरिया वायरस आए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, उससे कॉम्बैट करने के लिए। तो स्पर्म्स को हमारा इम्यून सिस्टम क्या समझने लगता है? कि फॉरेन बॉडी है, आउटसाइड पार्टिकल्स हैं, तो उनको मारना शुरू कर देता है। फैगोसिटाइज मतलब किलिंग ऑफ दी स्पर्म्स। जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा लिख दो, स्पर्म्स की किलिंग स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा इसके पीछे की जाने की जरूरत नहीं है। ये साइटोकाइंस, मैक्रोफेजिस एंड ऑल इम्यूनिटी, कुछ नहीं, सीधा करो। एक तो कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है। दूसरा, रिड्यूसेस दी स्पर्म मोटिलिटी, रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहा, स्पर्म मोटिलिटी, तो वो भाग भाग के कहाँ जाएगा? कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता, वहीं की वहीं रहेगा बेचारा। स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहा तो वो कभी भी एक्को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं बेटा अब हॉर्मोनल आईयूडीज। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक एक और कंफ्यूजन होगा कि मैम इनको इंसर्ट कैसे किया जाता है यूटेरस के अंदर जाके? बेटा इनको वेजाइना से ले जाया जाता है, सर्विक्स में से। सर्विक्स तो वैसे तो बहुत टाइटली होती है, पर ये मस्कुलर होता है ना थोड़ा, तो इसके बीच में से ऐसे ऐसे इसको ले जाके ऐसे करके और यूटेरस तक पहुंचा दिया जाता है। अब जब ये यहाँ से जाएगा तो आप सोचोगे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो तो टीयर ऑफ करते जाएंगे ना, टिश्यूज को काटते फाड़ते चले जाएंगे। नहीं, ये एक्चुअल में कैसी होती है? ये ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसे। और ये इसका थ्रेड हो गया। तो इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना में से, सर्विक्स में से, कहाँ तक? यूटेरस तक। और उसके बाद इस थ्रेड को खींच दिया जाता है, ये ऐसे खुल जाती है फिर अंदर जाके, और क्या स्टार्ट कर देती है? कॉपर आयन रिलीज करने स्टार्ट कर देती है। ठीक है। और इन मेथड्स के लिए, इन मेथड के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, नर्सिस की। अपने आप से नहीं किए जा सकते। तो एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, जितने भी ये बैरियर और केमिकल मेथड थे, ये क्या देते हैं? बैरियर एंड केमिकल मेथड्स। क्या है ये? सेल्फ इंसर्टेबल हैं, तो प्रोवाइड्स प्राइवेसी टू द यूजर, प्रोवाइड्स privacy टू यूजर। कॉन्डोम है अपने आप पहनना, अपने आप उतारना, किसी तीसरे इंसान की जरूरत ही नहीं है बीच में, समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से लिखी हुई है ये लाइन कि प्राइवेसी बहुत जरूरी है। तो बैरियर मेथड और केमिकल मेथड, क्योंकि ये
खुद से यूज किए जा सकते हैं, किसी ट्रेंड मेडिकल स्टाफ या प्रैक्टिशनर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो पर्सन की जो प्रिवेसी है दैट इज मेंटेन्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो सारा का सारा काम है, ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इस काम को कर सकता है। कॉपर टी या आईयूडीज कभी भी अपने आप इंसर्ट नहीं कराई जा सकती बॉडी में। तो ये तो थी कॉपर रिलीज करने वाली, ये कुछ रिलीज नहीं कर रही, कोई मेडिसिन कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ से, ये सिर्फ एक बैरियर की तरह काम करती है, ऑब्सोलीट है। ये कॉपर रिलीज करेगी, कॉपर आयन इन द कैविटी ऑफ यूटेरस, जो क्या कर देगा, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा और दूसरा स्पर्म को मार ही देगा। दो काम, या तो मार देगा, जो बच गए उनकी मोटिलिटी कम कर दी तो वो कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब लास्ट आ जाइए हार्मोनल। हार्मोनल में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में एक आता है प्रोजेस्टासर्ट और दूसरा आता है LNG20। फुल फॉर्म क्या है LNG की, लेवोनोजेस्ट्रल। लेवोनोजेस्ट्रल, तो ये फुल फॉर्म आ गई LNG20 की। तो ये दो क्या है, ये प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 क्या है, ये दीज आर एनालॉग्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, उसके एनालॉग है, मतलब उसकी मिमिक्री करते हैं, उस जैसे हैं। प्रोजेस्टेरोन के जो रिसेप्टर है ना बॉडी पे, जहाँ प्रोजेस्टेरोन जरूरत है, जहाँ जाता है काम करता है, तो वहां रिसेप्टर्स होते हैं उसको शेक एंड करने, अच्छा आप अपना काम करने आ गए, आ जाओ। तो उन रिसेप्टर्स वो इनको भी सेंस कर लेते हैं, क्योंकि हर हर केमिकल का, हर हार्मोन का अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन को पहचानेंगे, प्रोजेस्टेरोन के प्रोजेस्टेरोन को पहचानेंगे। और ये वाले जो है प्रोजेस्टासर्ट और लेवेनोजेस्ट्रल, ये कैसे हैं, दे मिमिक दी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर इनको सोचते हैं प्रोजेस्टेरोन आ गया और वो काम करना शुरू कर देते हैं। क्या काम करना शुरू करते होंगे, पता है आपको प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन से क्या हो सकता है, हार्मोनल आईयूडी कैसे रोक सकती है ओव्यूलेशन को या कुछ कर। अब देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है, एनालॉग्स हैं प्रोजेस्टेरोन के। तो प्रोजेस्टासर्ट या एलएनजी क्या करते हैं, ये हार्मोनल आईयूडीज भी ना ऐसी होती हैं। देखो इनके ऊपर तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 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 कॉपर की वायर लपेटी हुई है। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना कॉपर कलर की, ये सारी कॉपर की वायर है। हार्मोनल आईयूडीज में हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए होते हैं और ये प्लास्टिक की होती हैं बेसिकली। इनको आप गूगल जाके इनकी इमेज देख सकते हो, ऐसी ही दिखती हैं बिल्कुल देखने में। क्या क्या सिक्रीट करेंगी, हॉर्मोन्स, और वो हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी। अब ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स के पास जाएंगे, वो रिसेप्टर सोचेंगे प्रोजेस्टेरोन आ गया, ये आ गया पिक्चर में। और ये प्रोजेस्टासर्ट क्या करता है, ये जाके जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है या जो यूटेरस है, उसी को क्या कर देता है, उसको एक तरह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग को एबनॉर्मल कर देता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिकन करता है ना बेटा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन बड़ा इजीली हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एंडोमेट्रियल, थिकन्ड एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। और वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को कौन मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे क्या होता है बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन की बजाय कौन आ गए बॉडी में, प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी। कहाँ से आ गए भाई, इम्प्लांट करवाए हैं बॉडी के अंदर अपने आप जानबूझ के। तो जब प्रोजेस्टेरोन की जगह ये जाएंगे, जब इनका लेवल हाई होगा तो प्रोजेस्टेरोन को जाने नहीं देंगे, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर के पास खुद जाएंगे और वहां जाके ये क्या करवाएंगे, जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग है ना, उसको बड़ा इम्प्रॉपर सा करवा देंगे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इम्प्रॉपर करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे, ये जो एनालॉग्स हैं, इन एनालॉग्स का काम क्या है, इम्प्रॉपर एंडोमेट्रियल थिकनिंग्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो पाएगा, चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन वेरी लो। पहली बात तो ये ना तीन काम करते हैं यहाँ पे हार्मोन। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को ही कम कर दिया जाए। दूसरा काम, अगर वो किसी तरह पहुंच गया हमारे हाथ से बच के, तो फर्टिलाइज ना कर पाए एग को, दूसरा काम। और तीसरा, अगर फर्टिलाइज भी कर दिया, चांस फैक्टर है, तो हम इम्प्लांट नहीं होने देंगे। तो तीन तरीके से काम करते हैं ये हार्मोनल आईयूडीज। क्या क्या काम करते हैं, रिड्यूसेस दी स्पर्म मोटिलिटी,
सबसे पहले किस पे अटैक करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी पे। दूसरा काम क्या करते हैं, सपोज कुछ स्पर्म जो है मोटाइल रह गए, बच गए, तो रिड्यूसेस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं। किसी तरह ये भी हो गया तो तीसरा काम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन, प्रिवेंशन, इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देते। तो इस तरह से ये हार्मोनल आईयूडीज काम करते हैं। किसकी तरह मिमिक करते हैं, किसके एनालॉग्स हैं, प्रोजेस्टेरोन के। तो इसके साथ बेटा हमारी आईयूडीज खत्म हो गई, और मैंने क्या बताया, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। लेकिन इसके लिए क्या होता है, अपनी प्राइवेसी भंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर का हेल्प लेना पड़ता है। और सबसे बढ़िया जो मेथड है वो कौन से हैं, बैरियर मेथड, क्योंकि यूज एंड थ्रो मेथड्स हैं, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तीसरी चीज, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, एड्स जैसी डिजीज हैं, उनकी रोकथाम भी इनके द्वारा की जा सकती है। क्योंकि आईयूडीज में तो क्या हो रहा है, आईयूडीज में तो यूटेरस के अंदर एक आईयूडी इम्प्लांट करवा दी, तो पेनिस और वेजाइना के जो फ्लूइड हैं डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो एक पार्टनर को अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल इन्फेक्शन है, सेक्सुअल उससे रिलेटेड, किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है इजीली टू दी अदर पार्टनर। तो एसटीडीज की रोकथाम यहाँ से नहीं हो सकती। तो बैरियर मेथड अब तक के सबसे बढ़िया मेथड है, क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव है ना। और बाकी ये मेथड सबसे बढ़िया है किसके लिए, फॉर द कपल्स, फॉर कैरिंग आउट द स्पेसिंग बिटवीन टू चाइल्ड, समझ, टू चिल्ड्रन। समझ आ गया। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट दी कौन कौन से मेथड। अभी ऑल अबाउट नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं। हमने नेचुरल मेथड कर लिया, हमने बैरियर मेथड कर लिया, हमने केमिकल मेथड कर लिया, हमने आईयूडीज कर लिया। अब हमारे पास बचे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड, और इसके साथ ही हम खत्म कर लेंगे एमटीपी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।